नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आशीष नैयर से। आशीष नैयर का जन्म दिल्ली में हुआ। आशीष नैयर ने मास्टर इन बिजनेस की पढ़ाई की और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया। फिर कुछ समय के लिए रैम मॉडलिंग की। इसके बाद मुंबई का रुख किया और वहां 2 साल स्ट्रगल किया। फिर कई बड़े ब्रांड के प्रिंट एड में मॉडलिंग की। इसके बाद कोलगेट, हीरो होंडा, सर्फ एक्सेल, वैगनार समेत कई बड़े ब्रांड समेत 100 से ज्यादा एड फिल्मों में अभिनय किया है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ भी आशीष नैयर ने एड फिल्म की है। आशीष ने टीवी सीरियल तुम्हारी दिशा से टीवी सीरियल में अभिनय की शुरुआत की। इसमें दुष्यंत कुमार सहगल की मुख्य भूमिका निभाई है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद एक मुट्ठी आसमान, कहां तुम, कहां हम, कहां तुम, 9 मंथ की स्टोरी में अहम भूमिका निभाई है। आशीष नैयर ने फिल्म सही बंदे, गलत धंधे और उंगली तलाश में भी प्रमुख किरदार निभाया है। तो वहीं वेब सीरीज इनसाइड एज में भी एक्टिंग की है। आशीष नैयर बहुत जल्द लोकप्रिय धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता पार्ट 2 में एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आशीष नैयर। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इनके एक्टिंग के सफर की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये एमबीए किया इन्होंने। उसके बाद फिर कैसे वो इस फील्ड में आए, किस तरह का स्ट्रगल रहा उनका। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया, कुछ समय तक इन्होंने रैम मॉडलिंग भी की है और 100 से ज्यादा एड फिल्में की हैं, जिसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो बहुत लंबा सफर इनका रहा है। आप टीवी में देख सकते हैं, जाने माने कलाकार हैं। तुम्हारी दिशा इनका पहला लोकप्रिय सीरियल था जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और उसके बाद एक मुट्ठी आसमान, कहां हम, कहां तुम, 9 मंथ की स्टोरी में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म की बात करें तो आशीष नैयर ने सही बंदे, गलत धंधे, ये जो फिल्म थी, इससे इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। तो वहीं उंगली में भी इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और जो फिल्म तलाश थी, आमिर खान और रानी मुखर्जी इसमें मुख्य भूमिका में थे। आशीष नैयर ने इस फिल्म तलाश में रानी मुखर्जी और आमिर खान के साथ भी इनके कई महत्वपूर्ण सीन थे। तो लगातार एक के बाद एक बेहतर काम इंडस्ट्री में करते जा रहे हैं। जाने माने लोकप्रिय चेहरे हैं आशीष नैयर। 100 से ज्यादा एड फिल्में इन्होंने की है। बहुत मुश्किल होता है मुंबई इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाना, और इस मुश्किल को अपने मेहनत के दम पर आशीष नैयर ने आसान किया और लगातार और बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता आशीष नैयर। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। जी आपने मुझे याद किया और मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है। आज भी आपकी शूटिंग चल रही है और इसी बीच में आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू भी करना चाहूंगा आपको कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। जी आशीष जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक जी यू वेरी मच। आशीष जी, अगर हम शुरुआत की बात करें कि कब आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है, क्योंकि देखिए आपने एमबीए की पढ़ाई भी की है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया है। आपके फादर सीबीआई में थे, ग्रैंडफादर आर्मी में थे, और आप आर्मी स्कूल में पढ़े भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक घर वालों की एक इच्छा भी होगी कि आप भी आर्मी में जाए या सीबीआई में जाए। इतना प्रमुख डिपार्टमेंट था आपके फादर का। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है? एक्चुअली जो जो डिसीजन था, ये बहुत बहुत ग्रेजुअल डिसीजन था। हम्म। ये शुरू में जैसे बच्चे खेलते हैं आपस में, तो मैं शुरू से ऐसी कहानियां बना के उनको डायरेक्ट करता था। तो ये स्लोली स्लोली करते करते समर वेकेशन में यही सब हमारी एक्टिविटी चलती थी। हम्म। सो स्लोली स्लोली फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, तो फिर फिल्में देखनी शुरू की, समझ आई फिल्में क्या होती हैं। हम्म। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ, ये ऐसी छोटी सी जो थॉट है, इससे ही आप फिल्म बना सकते हो, या कोई एड फिल्म बना सकते हो, या कोई भी कहानी आप बड़े पर्दे पे भी ला सकते हो। हम्म। सो मैंने फिर ये स्लोली ग्रेजुएशन किया और ये मैंने इसको थोड़ा सा तवज्जो दिया, थोड़ा सा उसको मैंने सीरियसनेस दी। जी। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले ही तो कहा मैं इसके कि अंदर आया फिर। जी आपके फादर सीबीआई में थे, आपके ग्रैंडफादर आर्मी में थे,
और आप भी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ के निकले हैं, तो घर वालों की तरफ से कुछ एक इच्छा तो होगी या कुछ फोर्स होगा कि आप भी आर्मी में जाएं, या फिर इतने जो बड़े डिपार्टमेंट में आपके फादर थे, सीबीआई डिपार्टमेंट में, कि आप भी इसी तरह का कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करें? एक्सपेक्टेशंस तो थी, जी। लेकिन उनको दिखा कि ये ऐसे ढील डॉल में लड़का तो लंबा तगड़ा है, लेकिन आर्मी जाने का कोई आसार लग नहीं रहे इसके, क्योंकि ये मजाकिया बंदा था, एक्टिंग एक्टिंग करते रहता था, जी। दूसरे दोस्तों को बेवकूफ बनाना, खुद मस्ती करते रहना, तो वो सीरियसनेस थी नहीं, मतलब उन्होंने रियलाइज किया। हम्म। इनफैक्ट मेरा जो भाई था, मेरा छोटा भाई, चाचे का लड़का, वो आर्मी में चला गया, उसने उसको बहुत सीरियसली परस्यू किया, हम्म। और उसको महावीर चक्र मिला, कारगिल में शहीद क्या हुआ वो। बात है। उसका नाम कैप्टन अनुज नैयर है जी। जी। तो हमारा बहुत प्यार था, तो इनफैक्ट उसने वो जो था हमारे परिवार का सपना, वो पूरा किया। हम्म। बिल्कुल, मैं आपका पूरे देशवासियों की और तरफ मैं से अपनी शुक्रिया अदा इसमें भी करना चाहूँगा कि आप उस एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें एक आर्मी के एक योद्धा ने, जो हमारे देश के लिए बलिदान हो गए, जी शहीद हो गए, और उनको एक सम्मान से भी उनको नवाजा गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक आपकी जो जी फैमिली थी जी, वो पूरी देश के बिल्कुल। लिए एक समर्पित थी, और लगातार जैसे आपने कहा कि आपने बताया कि आपके जो ग्रैंडफादर थे वो भी आर्मी में थे, आपके भाई थे वो भी आर्मी में थे। तो वाकई, हालांकि फिर आपने एक नई दिशा आपने ली, आपने एक नई दिशा में आप गए, आपने एक्टिंग के क्षेत्र को आपने चुना। तो पहले लेकिन आपने इसमें मॉडलिंग की, तो जब आप रैम मॉडलिंग करते थे, हालांकि बहुत कुछ समय के लिए किया आपने, बहुत लंबा इसमें रैम मॉडलिंग नहीं की, तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि मैं मॉडलिंग से फिर एक्टिंग में जाऊंगा, या फिर मॉडलिंग में जाऊंगा, या फिर कुछ कुछ और ख्याल चल रहे थे आपके जहन में? इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं बिल्कुल इस प्रोफेशन में एकदम नया था, हम्म। तो मुझे स्लोली स्लोली मॉडलिंग में जो है एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली में इतनी फिल्में या एड फिल्म मिलमें वगैरह नहीं बनती हैं। हम्म। तो मैं, दिल्ली में ज्यादातर फैशन है और प्रिंट सूट्स बहुत होते हैं, जी। तो इसलिए मैंने पहले मॉडलिंग, मैंने सोचा चलो पहले यही स्टार्ट करता हूँ पहले, हम्म। उसके बाद अगर इसमें कुछ सक्सेस मिलेगी तो आगे परस्यू करूंगा। हम्म। अपना बम्बई जाने का ड्रीम मेरा पहले का था, कि बॉम्बे जाना है और मैंने वहां पे कुछ करना है। सो स्लोली स्लोली यहाँ पे मैंने 2 साल मॉडलिंग की, थोड़ी प्रिंट कैंपेन की। उसके बाद फिर मेरे को अच्छा पॉजिटिव वो मतलब रिस्पॉन्स आया, हम्म। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि चलो अब लेट्स गो टू बॉम्बे एंड ट्राई योर लक। हम्म। जी, और उसके बाद एंड फिर देन अगर, उसके बाद फिर वो जी, प्रिंट मीडिया से सारी आपने स्ट्रगल स्टार्ट हुई शुरुआत की बॉम्बे है, आके। और एड फिल्म में आप 100 से ज़्यादा आप अभी तक एड फिल्में कर चुके हैं। अच्छा, जो पहला सीरियल था आपका जी वो जी, था तुम्हारी दिशा, तो इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला? और यस। जैसा कि स्ट्रगल एक लाइफ होती है, जब एक एक्टर मुंबई आता है, तो उस वक्त क्या स्ट्रगल लाइफ थी आपकी? पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें आपको ब्रेक कैसे मिला, जो पहला सीरियल था आपका तुम्हारी दिशा? जी, अब ये तुम्हारी दिशा से पहले मैं काफी एड्स कर ऑलरेडी कर चुका था, हम्म। तो उसमें मेरे को ऑलरेडी एक्सपोजर मिल चुका था, तो आई वाज वन ऑफ द बेस्ट एड मॉडल्स इन बॉम्बे एट दैट हम्म। टाइम। हम्म। मैंने बहुत क्या कहते हैं, बड़े बड़े जितने ब्रांड्स को मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका था। हम्म। तो फिर मुझे फोन आया फिल्म फार्म से, रूपाली जी ने। हम्म। सो आई ऑलवेज थैंक हर, रूपाली एंड पिंटू गुहा। हम्म। उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे एक रोल है, बहुत चैलेंजिंग रोल है, इट इज अ ग्रे कैरेक्टर, हम्म। एंड ये आप करना चाहोगे? मैंने कहा ठीक है, करेंगे। हम्म। तो उसके बाद फिर हमने कुछ लाइव ऑडिशंस वगैरह किए, और मेरे को बहुत पसंद आया, और वो रोल मुझे पसंद आया, और मैं उस रोल में शूट हुआ, हम्म। तो मुझे ये ऐसा तुम्हारी दिशा करने का चांस मिला। हम्म। जी। अच्छा, एंड इसमें, उसके बाद तो फिर हाँ बिल्कुल, इवेंट बन इसमें गया। जी, इसमें आपकी मुख्य भूमिका थी, लेकिन स्ट्रगल के समय 2 साल तक तकरीबन आपने काफी स्ट्रगल किया है, और कई रातें आपने सिर्फ वड़ा पाव खाकर आपने गुजारी है। तो ये स्ट्रगल का दौर कैसा रहा आपका, क्योंकि फिर इतने मेहनत के बाद एक इस तरह का एक सीरियल मिलना जिसमें आप मुख्य किरदार आप निभा रहे हैं, तो खुशी तो होती होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो 2 साल थे स्ट्रगल के, वो कैसे गुजारे आपने मुंबई में? वो क्या कहते हैं ना, जब सपनों में इतनी आग होती है ना, आपको हम्म। अपने पेट की भूख की आग इतनी दिखती नहीं है, जी। फील नहीं होती है, और वो आग मतलब कितनी आपके भी, जी, सपने इतने बड़े हैं, आप इतना कुछ आशीष जी, करना मैं यहाँ चाहते पर हो। जरूर कहना चाहूंगा कि वो आग कितनी भी तेज हो, लेकिन एक छोटे से वड़ा पाव से वो आग खत्म हो जाती है, और रात आप गुजार लेते थे आप। बस रात गुजार लेते हैं कि शायद कुछ कल दूसरे दिन कुछ नया हो जाए। हम्म। तो हाँ, मैंने वो 2 साल निकाले हैं काफी स्ट्रगल में, बट
इट वाज अ पार्ट ऑफ द होल जर्नी। हम्म। हाँ बिल्कुल। और देखिए वो जर्नी आपसे वहां से शुरू हुई है कि आपने कई रातें आपने सिर्फ बड़ा पाव खाकर गुजारा, आपने 2 साल बड़ा मुश्किल रहा, और जैसा कि मुझे पता चला है कि इसी बीच में आपके माता पिता का भी साथ छूट गया था आपका फिर, लेकिन आप बहुत ही आप अवसाद में भी थे, आप थोड़े से परेशान भी थे, लेकिन एक अंदर से एक जोश था, एक जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, और आपने फिर वो मुकाम हासिल किया आपने, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी एक लोकप्रिय सीरियल जो लगातार चल रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमारी मदर का भी ये फेमस लोकप्रिय एक सीरियल था, वो रोज देखती थी इसको, और इसका जो पार्ट 2 आने वाला है, इसमें आप एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। तो इसमें क्या रोल होगा और किस तरह के ये इसमें क्या कुछ जो फर्स्ट पार्ट था उससे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों के इस बार इसमें? जी जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे रंजन जी ने मुझे चूज किया। दिस इज आई एम प्लेइंग द हेड ऑफ द फैमिली। हम्म। और ये बेसिकली एक सर्जन है जो बहुत अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करके इसने बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया है, एंड हम्म। एक आज एक मकाम पे है कि ये बॉम्बे के या पूरी कहीं तो इंडिया के टॉप सर्जन में है। हम्म। सो इसका जो है, इसका नाम आनंद वर्धन बिरला है। हम्म। और इसका एक छोटा भाई है जो बेसिकली सर्जन नहीं बन पाया, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है हॉस्पिटल की। हम्म। और जो मेरा बेटा है वो थोड़ा सा आर्ट उसमें है, सिंगिंग में शौक है उसका, लेकिन हम्म। उसको मैंने डॉक्टरी करवाई है। हम्म। और जो मेरे छोटे भाई का लड़का है वो एक अच्छा सर्जन है जिससे मेरा अच्छा बॉन्ड है। हम्म। तो वो मेरा बेटा जो है वो इसको थोड़ा सा उसको ये लगता है कि मेरा फादर मुझे क्यों नहीं समझते हैं कि मैं म्यूजिक में जाना चाहता हूँ, मुझे डॉक्टर क्यों बनाया। हम्म। तो वो एक ऐसी केमिस्ट्री है जो फिर मेरी जो वाइफ है वो भी सर्जन है, हम्म। उसको भी ये लगता है कि मैं मैं भी सर्जन हूँ, मैंने भी इतनी ट्रॉफीज जीती है, लेकिन फिर भी ये जो मेरा कैरेक्टर है ये हमेशा मेरे से वन अप शिफ्ट क्यों ले जाता है। हम्म। हर लाइमलाइट में यही रहता है, हमेशा मीडिया में यही रहता है। जी। तो कब तक ये जो तो सेकंड ऐसे पार्ट थोड़े है, कॉम्प्लिकेशंस। कब तक ये सेकंड पार्ट ऑन एयर हो जाएगा और दर्शक इस सेकंड पार्ट को देखेंगे? जी आज बहुत ही अच्छा मौका है, आज हमारी आपसे बात भी हो रही है और आज ही रात को ऑन एयर हो रहा है। क्या बात है, वाह! क्या मतलब कि आज हमारे 9:30 दर्शक, स्टार प्लस। जी, आज हमारे जो दर्शक हैं, जो एक अपने जो लोकप्रिय सीरियल कहीं न कहीं मिस कर रहे होंगे, अब उस जो उनकी जो मिस है, वो अब खत्म हो जाएगी और उसमें फिर देखेंगे, और आपकी भी आज मुलाकात हो रही है, तो बहुत वाक़ई खुशी का दिन है आज आपके लिए। अच्छा, फ़िल्म की बात करें, सीरियल तो आपने बहुत सारे किए हैं। जो फ़िल्म थी आपकी सही धंधे गलत बंदे, इससे आपने शुरुआत की थी, उसके बाद फिर आपने उंगली भी की, फिर आपने तलाश भी की जिसमें आमिर खान और रानी मुखर्जी थे। तो वहीं अगर इसकी बात करें, इसके पहले जो फिल्में थी उसमें अनुपम खेर के भी साथ आपने काम किया है, शरद सक्सेना के साथ भी आपने काम किया। तो ये जो फिल्मी वाला सफर था, ये कैसा था, इसमें एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ये बेसिकली जो सही धंधे गलत बंदे हैं, ये इसका टॉपिक मेरे को बड़ा कमाल का लगा। हम्म। इसमें बेसिकली ये लैंड सीलिंग के ऊपर है। हम्म। सो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा मुआवजा दे के बेचारे गरीब फार्मर्स की लैंड ले लेती है हम्म। और वो आगे बिल्डर्स को बेच देती है। हम्म। और तो ये टॉपिक मेरे को बड़ा थोड़ा सा मेरे दिल के बहुत करीब है। हम्म। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रवीण डबास जी, वो भी एक्टर हैं। हम्म। वो उन्होंने ये पूरी फिल्म लिखी और उन्होंने वहां जाके पूरा मुआयना किया और उन्होंने वहां पे 2 साल बिताई, ये सब देखा उन्होंने, आंखों हम्म। देखी है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। हम्म। देन ये 4 दोस्तों की कहानी है। बेसिकली जो गुंडे होते हैं लोकल, हम्म। छोटी मोटी किडनैपिंग करते हैं, इधर उधर मारपीट करते हैं, जमीनें खाली करवाते हैं। ये कैसे इतना बड़ा जो टॉपिक है, वो कैसे वो ये दोस्त हैं, वो किस तरीके से चीजें इनकी लाइफ में होती हैं, और ये इतना बड़ा टॉपिक जो है उसको कैसे कवर करते हैं हम्म। और कैसे वो चेंज लेके आते हैं। तो हम्म। यही वो स्टोरी है पूरी। इसलिए नाम भी हमने रखा कि सही धंधे गलत धंधे। हाँ हाँ। अच्छा, फिल्म जो तलाश आदमी थी, सही है लेकिन काम सही है, आदमी गलत है। हाँ हाँ, और वो तो वही फिल्म अगर तलाश की बात करें, इसमें रानी मुखर्जी और आमिर खान भी थे, तो इसमें आपका बहुत एक अहम रोल रहा था दोनों के साथ। तो इनके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट रानी एंड आमिर दोनों बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हम्म। और मैं जब वहां पे बैठा तो हमारा सीन ऐसा हुआ था कि अ, आमिर के साथ आमिर ने मुझे बहुत अच्छा इनपुट दिया एंड इवन रानी ने भी बहुत अच्छा इनपुट दिया। इट वाज लाइक वन ह्यूज टीम इफेक्ट हम्म। एंड दैट सीन वाज वेरी नाइस। सो इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद सच एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स। हम्म। जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ, लेकिन एक बार एक शूटिंग में एक एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा नहीं था।
उसमें आप शूटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा एक इंटेंस सीन था, तो जो एसी वाला था वो बार बार एसी बंद कर रहा था और आप थोड़े से आप परेशान हो गए थे, फिर आप एसी वाले को आप उसके पीछे दौड़ भागे थे आप मारने के लिए। तो आखिर क्या था, क्या वजह थी, वो बार बार एसी क्यों बंद कर रहा था और क्यों आप परेशान हो जा रहे थे? वो एक्चुअली एक सीन चल रहा था हमारा तुम्हारी दिशा में, जिसमें हाँ बहुत इंटेंस सीन है। ये बेचारा घर से निकाला जा चुका है एंड ये बाहर में गया, वहां पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है तो ड्रिंक करने के लिए गया है। वहां पे किसी से लड़ाई होती है इसकी और फिर वो ब्रेक डाउन होता है पूरा। फिर उसको अपने दिल का हाल बताता है, रोता भी है, फिर हाँ। गुस्से में भी आता है, तो मार धार भी थोड़ी बहुत है। ये लंबा सीन था और इसको हम सोच रहे थे कि वन टेक में करेंगे, हम्म। क्योंकि इंटेंस सीन है तो बार बार कट करके वो इंटेंसिटी बनती नहीं है। हम्म। तो ये जो एसी वाला था ये, और गर्मी, मेरे को गर्मी बहुत थी, हम्म। और वो एसी वाला बार बार एसी ऑफ कर देता था। मैं उसको बोलता था कि भाई एसी ऑफ कर दो, बहुत हालत खराब हो रही है, इंटेंस सीन है, पसीना रुकता नहीं है। हाँ। तो फिर मैं, उसने फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि एसी ऑफ कर दिया। तो ऐसे करते करते 7-8 बार हो गया। 8वीं बार मैंने उसको देखा और उसकी शक्ल देखी और मैं उसके पीछे भागा, वो आगे आगे भागा। तो वो किसी वो ड्रेस डिपार्टमेंट के अंदर जाके उसका मैंने गर्दन पकड़ ली उसकी। मैंने उसको मैंने मारने वाला था, फिर लोगों ने छुड़ा दिया मेरे को। तो उसके बाद से एसी बंद नहीं हुआ। नहीं तो क्या ये भी तो वजह बताई कि वो एसी क्यों बंद कर रहा था बार बार वो? ये एक्चुअली क्या करते हैं, पैसे बचाते हैं ये लोग, छोटा अच्छा, छोटा बात। इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में ये लोग एसी बंद कर देते हैं। हाँ, लेकिन बेचारा वो थोड़े लेकिन पैसे एक्टर की बच हालत खराब हो रही, वो नहीं पता ना किसी को। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में पिटते पिटते बच गया वो आपसे। जी जी, जी। हाँ बच गया वो। जी। अच्छा, 100 से ज्यादा एड फिल्में की हैं आपने और बड़े बड़े ब्रांड के साथ आपने एड फिल्में की हैं। इसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ भी आपने काम किया, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि कई अभिनेता के साथ आपने काम किया, तो वो तो अभिनेता है, एक्टर हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग एक क्रिकेटर है, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? शूटिंग के समय, एक्टिंग के समय किस तरह का आप माहौल रहता था, और क्या वो एज ए एक्टर की तरह वो परफॉर्मेंस दे पाते थे, या फिर कुछ किसी और तरीके से उनसे एक्टिंग करवानी पड़ती थी? बेसिकली ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, ये उस टाइम सहवाग फुल फॉर्म में था उस टाइम। हाँ। तो वहां पे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता कि तो आपने टेक कैसे देना है कैसे नहीं करना है, वो जो है डायरेक्टर को ही करवाना पड़ता है। हाँ। तो वो अपने मूड में रहता था। तो जब एक पूरा स्टेडियम बुक किया हुआ था हमने, तो वो माइक होता है ना जिसमें डायरेक्टर डायरेक्शन जी देता है। जी। तो उसमें वो डायरेक्टर कुछ बोलता तो उससे डायरेक्टर से माइक लेके वो बोलता था, मुश्किल में है कौन कोई तो हमको आवाज दो। तो अब डायरेक्टर कुछ बोल नहीं सकता उसको, और हम लोग सब हंस रहे होते थे। तो तो मैंने सहवाग को देखा कि सहवाग मेरे को आंख मारता, मैंने कहा ऐश करो भैया, कुछ नहीं होगा। सही बात है, क्योंकि देखिए तो वो बट तो उसका अच्छा था, उसका इतने डायलॉग नहीं थे, इसीलिए काम हाँ हो गया। जी बिल्कुल, वो तो एक्टर हैं, अब एज एन एक्टर वो उसमें काम कर रहे हैं, तो और इतने बड़े एक्टर हैं, तो जो डायरेक्टर है कैसे उनको कुछ बोल सकता है? बहरहाल, लेकिन जब भी हम ऐड देखते हैं जो क्रिकेटर जिसमें काम करते हैं, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता नहीं कि वो नॉन एक्टर हैं और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। आजकल तो कुछ एक्टर ऐसे हैं, मतलब जो क्रिकेटर ऐसे हैं जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि एक्टर हो गए। वीरेंद्र जी सहवाग जी, अभी विराट कोहली को हम अक्सर देखते रहते हैं ऐड में, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, ऐसा लगता है कि ये तो एक्टर ही है। तो अच्छा, आपके बिल्कुल स्कूल, बिल्कुल, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। जी अच्छा, अगर आपके स्कूल की बात करें तो एक बार 11 क्लास में आपने गैंग बनाया था, और इस गैंग का नाम था डर्टी, क्या डर्टी डजन करके कुछ नाम था आपके गैंग का। तो ये गैंग आखिर या करता द क्या डर्टी था? डजन। हाँ, क्या नाम था उस गैंग का? द डर्टी डजन। हाँ, द डर्टी डजन। तो ये गैंग आखिर करता क्या था, और दिमाग में कैसी उपज थी है कि आखिर गैंग बनाना है और क्या करना है? आखिर ये करता क्या था गैंग, जरा बताएं आप। बेसिकली 12 लड़के थे, मस्ती मस्ती करके हमने सोचा चलो कुछ एक अपनी यूनिटी बनेगी, और हाँ। कुछ किसी की कोई प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी, या कोई लड़का किसी को तंग कर रहा है, या कोई कुछ किसी को कोई दबा रहा है कुछ, तो उसको हम जाके डरा सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं ऐसे मत करो। अच्छा, मतलब अगर मैं ऐसे फिल्मी, ऑपरेट करते जी करते लोगों को आशीष जी, अगर मैं फिल्मी नाम में अगर बोलूं तो गरीबों का मसीहा, ऐसा कुछ गैंग था आपका? मतलब आप कह सकते हैं। तो वहां पे लेकिन आप ऐसे ऑपरेट करते करते लोगों को क्या लगा ये गुंडे हैं। अच्छा। तो मेरा जो था ये प्रॉब्लम हो गया अभी। तो फिर कुछ हॉस्टल वाले थे, उन्होंने, उनको लगा था कि ये 12 लड़के ना बहुत यहाँ पे गुंडागर्दी ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो वो हम तुमको मारने के लिए आए। अच्छा। वो 100-150 लोग। ओ, और आप लोग कितने थे?
तो मैं तो जब मैंने देखा तो मैंने अपने को अकेला ही पाया, सब भाग गए। और सामने 100-150 लोग, अरे बाप रे। तो सामने 100-150 लोग। तो फिर अब हाँ। किस्मत अच्छी थी, तो उसमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई के दोस्त भी थे। हाँ। उन्होंने बोला कि आदमी अच्छे हैं, ये अच्छा ही काम कर रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसके तो बाद फिर मैंने उनको गैंग बोला यार कंटिन्यू किया कि ऐसी फिर कोई आपने मतलब गलत गैंग काम से नहीं आपने किया हाथ हमने। जोड़ लिए, भैया अब कोई गैंग वैंग नहीं बनाना? हाँ, मैंने कहा भैया अभी 100-150 लोगों के सामने मैं अकेला क्या करूंगा। हाँ, अच्छा, जब आप आर्मी उससे स्कूल। अकलमंदी होती है, हाथ जोड़ दो। जी जी, सही बात है, सामने 100-150 लोग हैं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और वही डायलॉग मुझे कोई ख्याल में आ ऑप्शन रहा है नहीं है। कि मुझे एक डायलॉग मेरे जहन में आ रहा है कि जब वो सारे लोग आए होंगे तो आपके जहन में होगा कि आशीष, चारों तरफ से तुमको हमने घेर लिया है। 100-150 लोगों ने। अच्छा आशीष जी, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आशीष जी, जब एब्सोल्युटली। आप स्कूल में थे तो देखिए, अभी आपने गैंग की बात की तो ये भी थोड़ी सी एक फिल्मी स्टाइल वाली बात है। तो जब आप स्कूल में थे तो हॉर्स राइडिंग आर्मी स्कूल में खासकर सिखाते हैं, तो हॉर्स राइडिंग आप सीख रहे थे, और एक घोड़ा था जो थोड़ा सा बेलगाम किस्म का घोड़ा था, वो किसी को अपने ऊपर बैठने देता नहीं था, लेकिन आपने जिद ठान ली थी कि मुझे इसी के ऊपर बैठना है। तो फिर क्या आप उस पर बैठ सके, और बैठे तो फिर किस तरह से आपने उसको अपने काबू में किया, और फिर क्या इसी बीच में कुछ गिरे पड़े भी आप उस बैठने के चक्कर में उसके ऊपर? जी जी, एक इनफैक्ट वहां पे एक घोड़ी आई थी, उसका नाम शाख था, शाख। अच्छा, घोड़ी थी ये? सफेद रंग की बहुत खूबसूरत घोड़ी थी। हम्म। तो जो भी मतलब वहां पे लोग आते थे उसके ऊपर बैठना चाहते थे, लेकिन वो किसी हम्म। को अलाउ नहीं करती थी। हाँ। तो एक दिन मैंने ठाना यार मैं इस पे बैठूंगा। हम्म। तो मैं गया, तो हमारा जो राइडिंग इंस्ट्रक्टर था उन्होंने बोला कि आशीष ये इसका मूड आज बिदका हुआ है, इसके पास मत जाओ। हाँ। लेकिन मैंने उसकी पीठ पीछे थोड़ा गुड़ लिया, गुड़, हाँ। और अपने दोस्त को पीछे खड़ा किया और उसको हॉर्स को अप्रोच किया। हाँ। सो घोड़ी ने गुड़ तो खाया, उसके बाद मुझे इतनी जोर से यहाँ पे काटा ओहो। कि ये पूरा यहाँ से खून निकलने लग गया और मैं पीछे गिरा, मेरा दोस्त पीछे गिरा। अच्छा, शायद हो सकता है कि जो आपने गुड़ खिलाया हो, थैंक यू बोलने का अंदाज हो उनका। तो उसके बाद फिर एक दो दिन मैं आसपास घूमता रहा, उसके गुड़ फेंक फेंक के खिलाता रहा। अच्छा। तो स्लोली स्लोली फिर मैंने सर को बोला कि मेरे को इस पे आप सिर्फ चढ़ा दो एक बार। हाँ। तो सर ने मुझे हेल्प की और उसने घोड़ी ने मुझे बहुत तंग किया। हाँ। तो लगभग 7 या 10 दिनों के बाद मैं उस हम्म। पर रोज बैठता था, और हाँ। उसके बाद वो मेरे काबू में आ गई। बहुत बड़े, फिर काफी आखिरकार बार आप, गिरा भी मैं, जी, सक्सेस हो गए, लेकिन इसी बीच में आपने जरूर बता दिया लेकिन कि किसी फाइनली अगर, फिर वो घोड़ी। जी, आज आपने एक अच्छी बात भी बता दी कि अगर किसी जी घोड़े या घोड़ी को आपके काबू में करना है तो कैसे कर सकते हैं। गुड़ खिलाइए पहले इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन बच के रहिए कहीं वो काट ना दे वो। अच्छा, आप लिखते भी, आशीष जी, आशीष जी आप लिखते भी हैं, तो कुछ लिखी हुई चीज अगर जी आप सुनाना चाहें तो बिल्कुल हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी जी, मैंने एक 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 छोटा सा गाना लिखा था, मैं सुना देता हूँ। प्लीज। इसका नाम है क्यों ना बहके मेरा मन। वाह, बहुत खूबसूरत टाइटल। तो ऐसे स्टार्ट होता है। जी। धीमी धीमी प्यास है तेरा, तेरा बदन, क्यों ना बहके मेरा मन, हम्म। छुए महके कुछ पल पड़े, क्यों ना बहके मेरा मन, क्या बात। हवा से तेरी आस जले, हम्म। क्यों ना बहके मेरा मन, लहरों सी चादर है तेरा बदन, क्यों ना बहके मेरा मन, तेरी महक ने मुझे नींद में बुलाया, तुझसे मिलेंगे फिर कभी, क्यों ना महके, क्यों ना महके बहके हम अभी, बुझ गई आग भी दाग जलता रहा, खुद से मैं बिछड़ता हुआ तेरी पलकों में राबता ढूंढता हुआ, बहुत खूब। ढूंढता रहा, क्यों ना महके मेरा मन, क्यों ना बहके मेरा मन। क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, इसके पीछे इंस्पिरेशन किसकी थी आपकी, क्योंकि आपकी लव मैरिज है, कहीं ये भाभी जी के लिए तो आपने ये कविता नहीं लिखी थी? हाँ, आप कह सकते हैं, मतलब आप उस पर जब जब इंस्पिरेशन आई है तो एक फेस नहीं रहता, जी, वो फीलिंग होती है प्यार की। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आप
आपकी वाइफ से जब आप पहली बार मुलाकात कर रहे थे तो शूटिंग में मुलाकात हुई थी, वो एक एड एजेंसी में काम करती थी और आप उसी एड एजेंसी में एक शूटिंग कर रहे थे और आपका एक्शन चल रहा था, शूटिंग चल रही थी, पीछे बैठ के वो हंस रही थी। तो उसके बाद फिर आपकी ये लव स्टोरी शुरू हुई, फिर आपकी शादी हुई, तो आखिर वो हंस क्यों रही थी पीछे बैठे बैठे वो? जी, वो शॉट था कुछ थोड़ा पेचीदा सा शॉट था। जी। तो कैमरा ने ऐसे आना है ट्रॉली पे और मेरे को फिर ऐसे कुछ बोलना था और फिर हाँ। ऐसे तो वो एक दो बारी में हुआ नहीं मेरे से। हाँ। तो अब मैं थोड़ा सा ना एक्टर जो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है, 2-3 गलतियां हो बिल्कुल जाए ना, बिल्कुल। तो अब मैं देखा ये सामने 3-4 औरतें हंस रही हैं हाँ। और हल्का भी हंस रही है, पूरा हा करके इतनी जोर जोर से हंस रही है। मैंने कहा नहीं, इनको चुप करा दो, ऐसे हाँ। मतलब मेरे से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। जी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि काला कपड़ा लगा दो इनकी शक्लों के आगे, इनकी शक्ल नहीं हाँ। देखनी मेरे को। जी। और लेकिन बड़ा बाद में इंटरेस्टिंग। फिर उसने मेरे को बताया कि ऐसी सी बात है हाँ। कि और हम ये किसी और बात पे हंस रहे थे, तेरे पे नहीं हंस रहे थे। जी, और ये हंसी सी शुरुआत, फिर इसके बाद आपकी लव स्टोरी हो गई और फिर आपकी शादी हो गई। तो ये कहते हैं एक हैप्पी एंडिंग थी आपकी। आपकी जो फिल्मों, जो रियल जिंदगी में बहुत सारी फिल्मी इंसिडेंट हुए हैं, हाँ, आशीष जी, लेकिन हाँ समय कम है, नहीं तो और इंसिडेंट के बारे में हम बातचीत करते हैं। आपकी जो रियल जिंदगी में एक्शन भी है, रोमांस है, सब कुछ है, कॉमेडी भी है, लेकिन वक्त रहता तो हम और आपसे बातचीत करते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की है। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता आशीष नैयर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।